अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नए वीक की शुरुआत एंड यकीनन जिस तरह के हमने आपसे कहा था कि मार्च के महीने को देखा जाए तो 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसके स्पेशल की हमारी तैयारी है। लेकिन साथ साथ 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक हम आपके साथ मनाएंगे वुमेंस वीक। यानी अगर आप देखें कि ख़वातीन का एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार है किसी भी सोसाइटी में, लेकिन एक नज़र डालेंगे पाकिस्तान के खुसूसन ख़वातीन से रिलेटेड मसाइल पे और हम सेलिब्रेट करेंगे उन अचीवर्स को जो बावजूद इसके कि कहा जाता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, दे मेक देयर वे। लेकिन साथ साथ मुझे एक हमेशा ख़तरा रहता है कि जब भी हम किसी भी अचीवर को, ख़ास तौर पे ख़ातून अचीवर को जब सेलिब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये मैसेज भी दे रहे होते हैं कि ऐसा करना, इस तरह अपने आप को मनवाना, आगे बढ़ना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी इसमें मुश्किलात बहुत हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी आपकी हिम्मत को तोड़ता है, बिकॉज नॉट everybody is cut out to it. Why not believe in a different reality? ठीक है, हर अचीवर, हर ड्रीमर की एक स्ट्रगल ज़रूर होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह ताला आसानियाँ भी तो देते हैं। कई दफ़ा आपको लगता है कि कोई एक लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा कोई साथी मिल सकता है, कुछ इस तरह के मददगार लोग मिल सकते हैं जो आपकी मुश्किल को आसान बनाते हैं। यानी इस तरह से जिसको हम कहते हैं ना, कई दफ़ा अपनी स्टोरी को सुनाते हुए कहते हैं कि जी वो बंदा रहमत का फ़रिश्ता बनकर आया। तो हम सबको दुआ ये करनी चाहिए कि मेहनत से हम कतराते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये ख्याल डाल दिया है कि फ़लानी चीज़ आपका पर्पस है, ये आपका मकसद है, ये आपका विजन है, इसके लिए आपने मेहनत करनी है। लेकिन जहाँ ये ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से आया है तो फिर मददगार भी अल्लाह की तरफ से ही आ सकते हैं। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम इसी बात पे आगे बढ़ाते हैं कि मुश्किलात को ज़्यादा बड़ी मुश्किल ना बनाएं, बल्कि उनको ये समझें कि ये हल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो यकीनन आपके पास इस तरह की सपोर्ट सिस्टम खुद ब खुद ही अल्लाह मियां भेज देंगे। आज ज़रा बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें लगभग नामुमकिन लगती थी। मिसाल के तौर पे दोहा का जो पीस डील क्रैक किया गया है बिटवीन द अफगान्स एंड द यूएस, ताकि ये 19 साल पुरानी जंग रुक सके, मेरे ख्याल में वो पाया तकमील तक पहुँच रही है। तो जितने लोग ये समझते थे कि जंगें ख़त्म नहीं होती और जंगों का ख़त्म होना आसान नहीं है, मुश्किलात होती हैं, उनके सामने है कि देखिए जी, एट द एंड ऑफ द टनल देयर ऑलवेज अ रे ऑफ लाइट। और ये जो है ना, आपको उम्मीद की किरण हमेशा अपनी आंखों में सजा कर रखनी चाहिए। तो ये बड़ा ही अहम है। लेकिन साथ साथ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका को इस बात की भी तनबीह की है कि इसको, ये बड़ा ही इस वक्त नाजुक मामला है। जब हम प्रिजनर्स की स्वैप की बात करते हैं या वहाँ पे अमन के क़याम की बात करते हैं तो चीज़ों को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए हो सकता है तैयार हों, इसलिए बहुत अहम है कि आप इन चीज़ों को देखते रहें। साथ ही इस वक्त हम देख सकते हैं कि 7 रोज़ गुजर गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो कम्प्लीटली शट डाउन है और उसकी वजह कोरोना वायरस है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में स्केयर बहुत यकीनी है। बहुत नए केसेस तो नहीं, मैं कहूँगी 2 या 3 नए केसेस सामने आए हैं। जो सबसे पहले केसेस सामने आए थे वो क्लियर होके जा भी चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों से एहतियात बरतने का जितना ज़्यादा आप ये बात आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस दैट यू वुड बी डूइंग। आपको बताते चलें कि ईरान और पाकिस्तान का भी जो बॉर्डर है उसके बारे में भी कहा गया है कि जो ज़ायरीन वतन वापस आ रहे हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको वतन वापस आने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ नंबर्स हमारे सामने हैं कि कल इतने दिनों के इंतज़ार के बाद 250-300 लोग वापस आए, लेकिन अभी भी सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और उनको आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही जब तक स्क्रीनिंग कम्प्लीट नहीं हो जाती। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हवाले से सऊदी अरब की बात करें तो उन्होंने मक्का मदीना की ज़ियारतें और उम्रे को इस वक्त के लिए हॉल्ट किया है ताकि ये जो स्केयर है वो ज़्यादातर लोगों में ना पहुंच सके या वायरस को किसी तरह क्वारंटाइन किया जा सके। हमने इसी हवाले से बनाई है एक रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। खतरनाक वायरस से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान ने बचाव के इकदाम कर लिए। पाकिस्तान में 4 केसेस की तस्दीक के बाद एहतियाती तदाबीर सख्त करने का फैसला कर लिया गया। कराची, लाहौर और पेशावर में भी जदीद थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिए गए। ये स्कैनर 100% दुरुस्ती के साथ मुश्तबा केसेस को जांचने की सलाहियत रखते हैं। जबकि कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पाक अफगान चमन सरहद को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा।
ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर से लाने का सिलसिला भी जारी है। 709 मुसाफिर आज पाकिस्तान में दाखिल हुए। इधर अलीपुर में कोरोना वायरस की झूठी खबर देने वाला पकड़ा गया। शहरी ने ईरान से आए पड़ोसियों में कोरोना की इत्तला दी थी, जो तहकीक के बाद झूठ साबित हुई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवाम से गुजारिश है इस मसले पर संजीदगी का मुजाहिरा करें, बगैर तहकीक के कोरोना से मुताल्लिक कोई भी बात आगे न फैलाएं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही अहम इस वक्त सूरत हाल है। कराची भर की अगर बात की जाए, सिंध भर की अगर बात की जाए तो 13 मार्च तक स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मेरे ख्याल में पंजाब के हवाले से भी यही खबर है। ये 2 हफ्ते मुकम्मल तौर पे देखा जाएगा कि कड़े तरीन इक़दाम किए जा सकें ताकि ये जो स्केयर है इसको कम अज़ कम किया जा सके। लेकिन लोगों की जो सूरत हाल है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। सद अफसोस है उन लोगों पर जो इस वक्त होर्डिंग कर रहे हैं मास्क की। आपको जिस तरह से पता है कि एक बचाव का तरीका ये है कि अपने नाक और मुंह को ढांप कर रखें, और जो बुखारात अगर इस वायरस के हो सकते हैं, यानी आपके करीब कोई ऐसा शख्स है जिसको फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं और वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन उसके बचाव के लिए जो मास्क है, जैसे ये खबर मार्केट में आई, आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इट। मैं इस्लामाबाद में थी, वहाँ पे इतने सारे मेडिकल स्टोर्स के लोग कह रहे थे कि लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बड़ी क्वांटिटीज़ में लोग ख़रीद रहे हैं और उसके बाद उसकी कीमत दुगनी कर दी। यानी आमतौर पर जो मास्क आपको अगर 60-65 रुपीज़ का मिलता है, जो बाय द वे अगेन डबल द प्राइस है, बिकॉज मुझे अच्छी तरह याद है जब ये लाहौर में स्मॉग वाला मामला था एंड आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर, तो मैंने लिटरली 30 रुपीज़ का मास्क खुद ख़रीदा है। लेकिन इस वक्त उसको 65 रुपये का कर दिया गया, जो ये नॉर्मल मास्क है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन N95 या N100 अगर आपने लेना है, उसकी कीमत आपको 1800-1200 मिलेगी और यू विल बी वेरी लकी अगर आपको मिल जाए। तो यानी ये बड़ी हमारे लिए बहैसियत कौम, हमें किसी वायरस की क्या ज़रूरत है, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी है। हमारी मेंटालिटी इतनी सिक है, हमारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आदत इतनी मेरे ख्याल में कराहियत वाली है। तो हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि हम जहां एहतियाती तदाबीर लोगों को बता रहे हैं, वहां पे ज़रा अपने अमल का, अपने रवैये का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो आपको बताऊँगी इस्लामाबाद में क्या मसरूफियात रहीं और मेरा जाना वहाँ क्यों हुआ था, व्हाट इज़ राब्ता ऑल अबाउट, एंड ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो हैव अ डॉक्टर विद अस, डॉक्टर कैसर हमारे साथ होंगे जो आपको बताएंगे कि जी बाबा जी या प्याज, इसमें कोरोना वायरस का बिल्कुल इलाज मौजूद नहीं है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी हमारे सामने परेशानियां हैं, लेकिन ज़रा अच्छी खबर की तरफ भी जाते हैं। इस दफ़ा भी पाकिस्तान भर से सैकड़ों हज़ारों आज़मीन हज इंशाअल्लाह ताला हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जब हज का हो इरादा तो आसानी MCB का वादा है। तो अगर आप चाहें तो MCB हुकूमत की जो पाकिस्तान स्कीम है हज के हवाले से, उसके तहत अब दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं MCB की हर ब्रांच में, और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप ये दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इसकी मज़ीद भी मैं आपको डिटेल बताती रहूँगी, लेकिन डेट्स आपने लिख लेनी है 25 फरवरी से 6 मार्च तक। तो ये पूरा हफ्ता है अभी आपके पास MCB हुकूमत पाकिस्तान की जो हाज़मीन हज की दरख्वास्तें हैं वो मौसूल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों का इरादा है, अल्लाह ताला आपका इरादा पूरा करे और आपको हज बैतुल्लाह के लिए सादत नसीब हो। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। अच्छा, वैसे इन महीनों में भी हम देखते हैं कि रजब, शाबान और रमज़ान में भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है उम्रे पे जाने की, और यकीनन बहुत सारी रिवायत हैं जो ये पॉइंट आउट करती हैं कि इन महीनों में उम्रा करने का सवाब बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने हज बैतुल्लाह अदा किया हो। लेकिन इस वक्त आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ जहाँ इस मर्ज की तशख़ीस हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल है, तो यहाँ से लोगों का जाना फ़िलहाल बंद है, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी मेरे ख्याल में स्टेप लिया है सऊदी हुकूमत ने। ज़रा कोरोना वायरस की दोबारा बात कर लेते हैं। हम जो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर वहीद। क्या हाल चाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने आपको देखा
इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। मुझे ये बताइए कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हमारे यहाँ एकदम से हमने देखा कि जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है उसकी प्राइसेस बढ़ गई, लोगों ने उसको मार्केट से ही नापैद कर दिया। कितना मौसर है ये कोरोना वायरस की एहतियात के लिए? सबसे पहले मैं ये बताऊँ, ये सर्जिकल मास्क जो हैं, जो एक इंडिविजुअल इंसान है, खुदा न खास्ता अगर वो कांटेक्ट में आता है किसी के भी, तो ये वायरस, ये मास्क उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ये मास्क उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको ऑलरेडी ये मर्ज खुदा न खास्ता लाहक हो गया है, कोई भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन। मैं कोरोना की बात नहीं कर, जनरल किसी भी वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो दूसरों को लगने के लिए, क्योंकि जब ये ड्रॉपलेट कोई छींकता है या खांसी करता है तो जो मुंह से या नाक से कोई चीज़ निकलती है तो वो हवा में फैलते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का आम लोगों को चांस हो जाता है। तो ये दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन खुदा न खास्ता जो प्रोटेक्ट अपने आप को करना चाह रहे हैं कि भाई खुदा न खास्ता हमें वायरस ना लगे किसी किस्म का, उनके लिए बिल्कुल ही फजूल है। कोई हेल्प नहीं करता। अब तो WHO की भी गाइडलाइन आ गई हैं, हुकूमत पाकिस्तान की भी गाइडलाइन आ गई हैं कि एक जो पैनिक क्रिएट हुआ था, और बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि जब भी इस तरह की कोई, जैसे रमज़ान में चीज़ें महंगी कर देते हैं, और बड़ी अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली। और इसी तरह जैसे कोई इस तरह की पेंडेमिक का ख़तरा हुआ तो जो भी हमारे मास्क के बेचने वाले लोग थे उन्होंने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और लोगों से बहुत महंगे मास्क बेचे जो कि यूजलेस है, एब्सोल्युटली यूजलेस। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट डॉक्टर कैसर। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जितने लोग पब्लिक कांटेक्ट में हैं, जितना आप कांटेक्ट स्टाफ देख सकते हैं, अगर किसी बैंक में है, किसी इदारे में है, मैंने क्योंकि इस दौरान ट्रैवल भी किया तो एयरपोर्ट पर मैं देख रही थी जो लोग एक्चुअली काउंटर्स पर बैठे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। इसमें हमारा एक माइंडसेट भी आता है, वही आपकी वाली बात कि अगर हम किसी को मास्क पहना हुआ देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जहन में ये खदशा हमारे आता है कि शायद ये शख्स खुद बीमार है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से जितना कॉन्टैक्ट स्टाफ है ना वो पहन रहा है, ना उनको सजेस्ट किया जा रहा है, और आपने ये भी पॉइंट आउट किया कि मौसर भी नहीं है। तो ज़रा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर कोरोना वायरस या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से बचना हो, खुसूसन जिसकी अलामात इसी तरह की हैं, तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? जो WHO की गाइडलाइन है, N95 मास्क होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकता है वायरल इन्फेक्शन से, किसी किस्म का भी वायरल इन्फेक्शन। वो एक ख़ास किस्म के मास्क होते हैं जो कि हवा को फ़िल्टर करते हैं, जो भी आप सांस लेते हैं या मुंह में जो भी हवा जाती है, तो वो N95। अच्छा, दूसरी जो बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि फ्री ट्रेड की वजह से पाकिस्तान में मास्क नहीं बनते, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और इंपोर्ट भी उस मुल्क से करना चाहते हैं जहाँ से ये सारी वारदात शुरू हुई। और उन्होंने अब बैन लगा दिया एक्सपोर्ट के लिए, अब उनको अपनी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मास्क की। तो जो स्टॉकिस्ट हमारे पास थोड़े बहुत मास्क यहाँ थे, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं होती थी, तो ये पहली दफ़ा है। और ज़्यादातर सर्जिकल मास्क जो ये आम लोग ख़रीद रहे हैं 50-50 रुपए का या 70 का, 80 रुपए का, वो बेसिकली हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल केयरिंग स्टाफ, उनके लिए होते हैं, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ के लिए लेती है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं जिनको आप अगर चाहें तो आप उनको N95 भी नहीं आप पहना सकते उनको, क्योंकि बच्चा तो जब जाएगा बाहर बात करेगा, कुछ करेगा, इट विल बी वेरी ऑकवर्ड फॉर देम। दैट इज व्हाई हम देख सकते हैं कि 13 मार्च तक स्कूल्स की और खास तौर पर छोटे बच्चों को कहा गया कि आप उनको घर में ही रखें। लेकिन क्या अच्छी आदतें हो सकती हैं जो हम? सबसे पहले तो जो बेसिक हाइजीन है, ये तो हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं उनको बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तरबियत देनी चाहिए कि बेसिक हाइजीन होती क्या है। यानी हाथ धोना सबसे पहले तो ये एक होना चाहिए। उस चक्कर में साबुन बहुत बिकने लगे, लेकिन हाइजीन जो है ना बेसिक, जो इंसान को, और आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान, हमारे मज़हब में भी ये हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जो बच्चों को, और ख़ास तौर पे जो स्लम एरिया में रहते हैं लोग, उनके यहाँ तो हाइजीन का कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ सैनिटरी कंडीशंस ही नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और आपको पता है कि हमारे ख़ास तौर पे इस मेगा सिटी में लातादाद लोग स्लम एरिया में रहते हैं, तो उनको तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा उनके लिए। लेकिन बहरहाल अवेयरनेस तो मीडिया का काम है और आप लोगों का काम है, आज टीवी का काम है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें इस सिलसिले में कि बुनियादी जो हाइजीन है, ख़ास तौर पे बच्चों को
क्योंकि वो बहुत जल्दी, और दूसरा एक इंसानी फितरत है कि हम दिन में कोई 100 दफ़ा खामखा चेहरे को खुजाते हैं या आंखें मलते हैं। ये एक इंसानी, इससे जितना भी अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को भी ये तरबियत देनी चाहिए कि चेहरे को खामखा हाथ ना लगाएं। हाथ लगाने हैं तो पहले हाथ को धो लें, ख़ास तौर पे चाहे बच्चे या बड़े कोई भी हो। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि कल आई वॉज एट मेडिकल स्टोर और मैं कुछ दवाइयाँ भी ले रही थी और मैंने देखा कि मेरे सामने जो लाइन लगी हुई, जो कतार है, उसमें ज़्यादातर लोग इसी स्केयर की वजह से मास्क ख़रीदने आए हुए थे। लेकिन जितनी देर वो उस मास्क के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मैंने बाकायदा मेरे सामने जो कतार में एक शख्स खड़ा हुआ था, कभी वो अपने बालों को खुजा रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल इसको जो ना बदअखलाक़ी नहीं समझा और वहीं पर खड़े खड़े बगैर किसी रुमाल के, बगैर किसी टिशू के उन्होंने अपनी नाक को साफ़ करना शुरू कर दिया। फिर अपने हाथ में उनके एक पेन था, पेन से वो कान को जाने लगे और फिर इन्हीं हाथों को उन्होंने काफ़ी देर तक काउंटर पे रखा रहा एंड ही वाज वेटिंग फॉर द मास्क टू कम इन। अब देखिए, जिस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी तरफ से एहतियाती तदबीर कर रहे हैं, आपकी जो रोज़मर्रा की आपका बिहेवियर है, जो अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका है, वो ही कितना गलत है। इसके अलावा कल परसों से मैं यही बात हर अपने प्रोग्राम में कर रही हूँ कि अगर आप सुबह सुबह देखें, आई डोंट नो वाई, हमारे यहाँ ठीक है शायद वेदर में आप देख सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इस तरह का वेदर होता है तो गली में आपको खुश्की भी महसूस होती है, बलगम भी आपके होता है। लेकिन सिर्फ आपने पाकिस्तान में ज़्यादा देखा होगा कि हर ट्रैफिक सिग्नल पे बैठकर जितने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खुसूसन जो ड्राइवर्स हैं उस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो पान भी पीक रहे होते हैं, वैसे भी थूक रहे होते हैं, बलगम अगर उनको लग रही होती है तो वो उसको स्पिट आउट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें बदअखलाक़ी में भी शुमार होती हैं, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और दूसरों को और आपको इसकी वजह से ख़तरा भी लाक हो सकता है इसी तरह के इन्फेक्शंस फैलने का। अच्छी आदतों की जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, अगर आपने छींकना है, नाक को साफ करना है, रुमाल को इस्तेमाल करना है, उसके लिए थोड़ी सी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। अचानक से अगर आपको खांसी या छींक आ जाए तो अपने हाथ में नहीं, हाथ से अपने चेहरे को ढांपने के बजाय अपनी कोहनी में आपको इस तरह, यानी अपने फेस को इस तरफ करके, बिकॉज हाथ तो आपने फिर किसी चीज़ पे इस्तेमाल करना है, किसी चीज़ को लग सकता है, बच्चों को ये ज़रूर बताइए। इसके अलावा जब जैसे बात की जा रही थी कि हाथों को बार बार धोने की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे बच्चे को ये बताया जाए कि उसने कितनी देर तक हाथ को धोना है। और इसका बेहतरीन तरीका, क्योंकि हर बच्चा बर्थडे पार्टीज बहुत खुशी से अटेंड करता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, अगर आप 2 दफ़ा ये गाना पूरा गाएं तो तकरीबन 20 से 30 सेकेंड होते हैं। इट इज़ द टाइम दैट यू रिक्वायर इट। कई इसके बड़े क्यूट चीज़ें भी उन लोगों ने बताई हुई हैं। अगर आपके घर में वो डिस्पेंसर मौजूद है तो पहली दफ़ा जैसे ही आप सोप निकालते हैं डॉक्टर साहब, तो वो खुद ही सॉन्ग बजने लगता है, विच इज़ एन इंडिकेटर फॉर द चाइल्ड कि वो उसने इतनी देर तक हाथ धोना है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं भी मौजूद, बच्चे को खुद ये सिखा दें कि उसने हैप्पी बर्थडे टू यू 2 दफ़ा गाना है, विच इज़ टाइम इनफ कि आपके हाथ से तमाम जर्म्स मर जाएं। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक हाइजीन की चीज़ें बच्चों को बताएं। फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर हैं तो उनको लाइटली ना लें। डॉक्टर साहब, कोरोना की तशख़ीस कैसे होती है? सबसे पहले तो ये बताऊँ कि क्योंकि हम मैं कराची के हवाले से बात करूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप भी यहाँ रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ हवा में। उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होती है वो होती हैं, कफ होती है, स्नीजिंग होती है, या वायरल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, चेंज ऑफ वेदर की वजह से भी वो वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं। जो कोरोना की बेसिक इंडिकेशन है वो ड्राई कफ है, उसमें स्पूटम नहीं बनता, ठीक है ना, बलगम नहीं है। तो पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं या जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनको छोटे छोटे अस्पतालों में भी डायग्नोस्टिक किट सप्लाई करने चाहिए इसके कोरोना जो भी। आप मुझे थोड़ी सी बताएंगे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स तो लोगों ने कहा कि उनको सीरियसली ना लें। 3 जो अलामात बताई जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बिल्कुल खुश्क खांसी होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और बेजुकाम की तरह आपको बुखार रह सकता है। अगर ये अलामात काफ़ी दिनों तक रहें तो तशख़ीस के लिए यानी डायग्नोस्टिक सेंटर में ज़रूर जाएँ और उनको ये सारी बातें बताएँ कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, ये थोड़ा फ्लू का सीज़न भी है, तो हर फ्लू खुदा ना खासा कोरोना नहीं है, लेकिन एहतियात फिर भी लाजिम है। डॉक्टर साहब, बेसिक जो हमें नॉर्मल हालात में भी खांसी और स्नीजिंग होती है तो ये इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। देखें, लेकिन फीवर 101 102 दैट इज अ बेसिक इंडिकेटर, यू मस्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड। क्योंकि क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमें खांसी भी होती है, स्नीजिंग भी, एलर्जिक, जिसको मैंने कहा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हमारे यहाँ नॉर्मल है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो
जो इंडिकेटर है वो फीवर है। ठीक है, तो आपने कैसे कहा कि अगर बुखार ज्यादा रहने पड़े, और उसको वही बात कि हमारे यहाँ आमतौर पे घरों में थर्मोमीटर्स नहीं होते, हम हाथ से छूकर बस अंदाजा लगा रहे होते हैं कि बहुत बुखार है, आप प्लीज हैव अ थर्मोमीटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। हम बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो बिकॉज इट्स वुमेन्स वीक आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही हौसलामंद खातून से, और ये होगा हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से। में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनका जो कारनामा है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा इस्लामाबाद में होने वाले राब्ता इवेंट की भी डिटेल्स आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम बात कर रहे हैं बहुत से अहम मौज़ूआत के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी हमारी वुमेन्स वीक की जो अचीवर हैं वो अभी तक हमारे स्टूडियो नहीं पहुंची, तो हम आगे बात को लेके चलेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोरोना वायरस का स्केयर आपके लिए कितना वाकई मायने रखता है, बिकॉज डू यू फील दैट वी एज अ नेशन आर टेकिंग इट सीरियसली। हम इसमें भी देखें, अगर मैं टेलीविजन की तरफ देखती हूँ और मीडिया की तरफ देखती हूँ तो काफ़ी हद तक ये सियासत की नज़र हो रहा है। सिर्फ इस बारे में बात की जा रही है क्या हम तैयार हैं, क्या हुकूमती मशीनरी तैयार है, लेकिन पर्सनली हमारा जो अपना रवैया होना चाहिए उसमें कोई रद्दोबदल हमें नजर। पेरेंट्स थोड़े से परेशान थे पहले इस बात को लेकर कि बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक मुगालता था, लेकिन जैसे ही ये बात अनाउंस हुई कि 13 मार्च तक तमाम स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों या सरकारी स्कूल्स हों, वो बंद रहेंगे, उस पर फिर एक शदीद रद्द-ए-अमल आया। कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे एजुकेशनर्स भी ये बात कर रहे थे कि 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं, खुसूसन अगर आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स की बात करें तो ये टाइम उनके मॉक्स का होता है, ट्रायल्स का होता है। यही चीज़ मेरे ख्याल में मैट्रिक के इम्तिहानों के लिए भी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम सर पर हैं तो सब ने अपनी तैयारी करनी होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, और प्रीलिम्स का वक्त पे ना होना, इसकी वजह से फिर आगे जाके प्रेशर मजीद स्टूडेंट्स पे बढ़ जाएगा क्योंकि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट के प्रीलिम्स होंगे। तो क्या ये हिकमत अमली कि 2 हफ्ते तक स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, ये मौसर भी है या नहीं, इस पे हम बात कर रहे हैं। हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एजुकेशनर्स को कि वो अपनी भी राय हमें दें। आप भी मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है, और पेरेंट्स क्या इस चीज़ के लिए तैयार हैं, यानी बच्चों को एक तो घर में रखना, घर में वो सबसे ज़्यादा महफूज हैं, लेकिन क्या उनको आगाही देना। दूसरा मैं ये भी देख रही थी कि अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं तो अक्सर सीनियर सिटीजन्स को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। फ्लू का वैसे भी सीज़न है, मौसम बदल रहा है, वापस आप स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं, एलर्जीज लोगों की एक्ट अप कर रही हैं। जिन लोगों को अगर एज़मा है तो अभी जिस तरह बात की जा रही थी कि सांस लेने में तकलीफ होना या ड्राई कॉफ होना, ये बड़ा ही कॉमन एक सिम्टम है इस वक्त। लेकिन क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हों और कोई बुजुर्ग हों और बुजुर्ग को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हों तो घर वालों के लिए क्या परेशानी उस वक्त सामने आती है, कितना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरह आप चीज़ों को हैंडल करें। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड राउंड अप की तरफ, आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर की क्या खबरें हैं, और उसके बाद वील टू होम एज वेल। लेकिन मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि आपके पर्सनली क्या ख्याल आते हैं। आपको लगता है कि आप अपने घर में इन एहतियाती तदाबीर को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, या किसी ना किसी लेवल पे आपने भी इसको थोड़ा लाइटली लिया हुआ है। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि तहजीब याफ्ता ममालिक में जानवरों पर भी तशद्दुद या बिला वजह उन पर मारपीट करने पे कितने सख्त इक़दाम लिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा कानूनी चाराजोई के बाद, तगोदौ के बाद, एक बड़ी लीगल बैटल के बाद सिंध में एटलीस्ट शहजाद रॉय, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, उन्होंने एक केस फाइल किया था अबाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये पर्टिकुलरली उन असातिज़ा के खिलाफ था, उन टीचर्स के खिलाफ था जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। और अब कोर्ट ने वाकई इस चीज़ पर बाकायदा हिकमत अमली बनाई है कि ऐसा कोई भी उस्ताद या टीचर अगर रिपोर्ट किया जाएगा जो बच्चों पे तशद्दुद करेगा, उन पे मारपीट करेगा, क्योंकि बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी को आप बर्बाद कर देते हैं एक इस तरह का उसके अंदर मिसट्रस्ट फीड करके कि वो हमेशा सीखने के, पढ़ने के अमल से दूर हो जाता है, और उसके इमोशनल वेलबींग के लिए भी ये सही नहीं है। तो हुकूमत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अब इस तरह का कोई भी उस्ताद अगर उसके खिलाफ रिपोर्ट की जाए तो पूरे 1 साल की कैद और 50,000 जुर्माना
जुर्माना उस पर आयद किया जा सकता है। ये सख्त तरीन सज़ा है एंड ऑफ कोर्स उम्मीद ये भी है कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। कई दफ़ा हम अपने करीबी अगर कोई शख्स होता है वो तशद्दुद करे या घर बना के कोई सूरत हाल हो तो उस पर पर्दापोशी कर दी जाती है, लेकिन ऐसे टीचर्स को एक्सपोज करना और ख़ास तौर पे टीचर्स की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, यानी आप क्या फिट भी हैं अपनी जॉब के लिए, इस बार मौजू बनाया जा रहा है कि अगर आप दुनिया भर में देखें या अगर पाकिस्तान के भी अच्छे स्कूल्स में देखें जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी यानी क्वालिफाइड तो होती हैं लेकिन टीचर्स यंग होती हैं, ताकि वो बच्चे की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके रेफरेंस पॉइंट्स हैं, उनको समझ सकें। लेकिन हमारे अगर आप पब्लिक सिस्टम में देखें आपको बहुत बड़ा एज डिफरेंस नज़र आएगा, यानी बहुत कमसन बच्चे जो क्लास अपनी प्राइमरी क्लासेस में हैं उनकी टीचर्स जो हैं वो काफ़ी पुख्ता उम्र के हैं, उनके एक्सपीरियंस से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो एजिलिटी, जो आपको लचक, ख़ास तौर पे अपने रवैये की लचक छोटे बच्चों के लिए चाहिए होती है, वो उनके पास मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ जी हम वो बॉडी शेमिंग वाली बात भी, एक न्यूज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कई दफ़ा वाकई आज के ज़माने में भी, तो हम साल 2020 में हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा की जो थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे की, उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि वो बात कर रहे हैं जनरेशनल डिफरेंसेस की। जो ये कहा जाता है ना कि ख़वातीन ही ख़वातीन की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसकी एक अहम वजह यह है कि अगर कोई यंग खातून, कोई लड़की अपनी माँ से किसी बारे में कंसल्ट करती है तो माँ का दुनिया को देखने का, रवैयों को, समाज को समझने का जो अंदाज़ होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इसी चीज़ को हम जनरेशनल गैप कहते हैं। हर दफ़ा इसमें एवोल्यूशन आ तो रही है, लेकिन इस दफ़ा की वुमेंस डे की थीम ये है कि ये जो मुख्तलिफ अदवार की, मुख्तलिफ जनरेशन्स की, मुख्तलिफ एक तरह से कहना चाहिए कि वक्त और रवायात को फॉलो करने वाली ख़वातीन हैं, इनका आपस में कितना मेल मिलाप है। यानी अगर किसी खातून को, किसी लड़की को आप आगे बढ़कर कुछ करता हुआ देखें और वो स्टीरियोटाइप्स को या समाज को चैलेंज कर रही है, तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद उसको मिलती है वो अपने ही घर से किसी बड़ी उम्र की खातून से मिलेगी, जिसको आप कभी सास का, खाला का, फुप्पो को, या फिर अपनी सास का आप कहें कि वो जो एक रवैया होता है उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारे पास चंद ही मिनट रह गए हैं, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही खातून से जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है, और ये हैं जी पाकिस्तान की पहली ट्रक ड्राइवर खातून। और आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो सख्त तरीन, दुश्वार तरीन जो इलाके होते हैं वहाँ पे शमीम अख्तर अपने ट्रक को दौड़ाती हैं और सामान की तरसील एक जगह से दूसरी जगह करती हैं। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि आमतौर पर ड्राइविंग और चले बस सर्विस तक भी, वैन सर्विस तक भी हमने ख़वातीन के रोल को एक्सेप्ट कर लिया था कि चलें ये वो कर पाती है, लेकिन दुश्वार गुजार रास्ते जहाँ रात रात भर आपने ड्राइव करना होता है, सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल में भी, ये कितना मुश्किल था और इसका हौसला किस तरह उनको मिला। आइए आपको मिलवाते हैं शमीम से। अस्सलाम वालेकुम शमीम। जी वालेकुम सलाम। शमीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि इतनी सख्त मेहनत से आपने अपना ये मुकाम बनाया है। मुझे ये बताइए कि ये इंटरेस्ट, ये मजबूरी के तहत था, लाइफ सर्कमस्टांसेस, ज़िंदगी की कुछ सूरत हाल ऐसी बन गई कि आपको इस शोबे में आना पड़ा, या किस तरह हुआ ये सफ़र? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह से है इब्तिदा मेरी। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा रहे सलामत, ये है दुआ मेरी। बेशक। जी बिस्मिल्लाह से है इब्तिदा मेरी। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा रहे सलामत, ये है दुआ मेरी। मेरा नाम शमीम अख्तर है जी। मैं पाकिस्तान की पहली खतून ट्रक ड्राइवर हूँ, और मैं सबसे पहले तो आपकी बहुत मशकूर हूँ आज चैनल की पूरी टीम की, क्योंकि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी अपने चैनल में। एक बार नहीं बल्कि आज तीसरी बार मुझे बुलाया गया। ये आपकी मोहब्बतें हमारे साथ। और बाकी मेरे से जो काम का पूछा गया है, मैंने काम अपनी ज़रूरत के तहत किया है। मेरी ज़रूरत थी, मैं भी चाहती थी कि मेरे घर का जो है एक माली माहौल जो है वो अच्छा होए, तो मैंने अपने शमीम जी आप बताना शुरू किया। शमीम जी, आप ड्राइविंग ऑलरेडी जानती थी या आपके खाविन ने ही आपको ड्राइविंग सिखाई? और यानी ट्रक ड्राइवर की जो जॉब होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, ट्रक को मैनेज करना, आप हैवी व्हीकल को ड्राइव कर रही हैं, उसमें 100 तरह की और मुश्किलात भी होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे ही या ट्रेनिंग किसने दी? बात इसी तरह है कि मैं जिस घर में माहौल पाई, जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई है ना, वो तो ऐसा है कि सुबह छत पे जाने की जरूरत नहीं थी, जाने नहीं थे देते। बहुत सख्त जो है ना माहौल था मेरे मेके घर का। 5 भाई और मैं उनकी
हम 3 बहनें थी, उनमें सिर्फ मैं एक रह गई, 2 फौत हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ तो कोई ड्राइविंग वाला हिसाब ही नहीं था कि हम लोग छत पे भी जा सकें। हमें घर में हर चीज मिलती थी। सही। जब मैं आगे दूसरे घर में आई हूँ, बच्चों वाली हुई हूँ, तो फिर मुझे अपने घर की जरूरत जो है ना वो सामने आई। तो पहले मैं सिलाई कढ़ाई सीख के मैंने एक सुल्ताना फिनिशिंग अदारा, वहाँ टीचर रही हूँ 8 साल वोकेशनल की। जी जी। मुख्तलिफ जगह पर मैंने सिलाई का काम किया। जब मैंने देखा कि उन्होंने ये स्कूल बंद कर दिया वोकेशनल का, फिर मैंने ड्राइविंग सीखी ITP से, मोटर कार सीखी। फिर मैंने आगे सहानी शुरू की, एक ड्राइविंग स्कूल खोला हमारे ड्राइविंग के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे। सही। करते करते फिर मैंने आगे ITV का कोर्स किया, लाइट लाइसेंस हासिल किया, फिर मैंने HTV का कोर्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बात कर ली जाए हमारे समाजी रवैयों के हवाले से, जिसमें आपको माशाल्लाह एक ना एक बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक ऑनगोइंग एक मसला है दिल्ली में प्रोटेस्ट के हवाले से। आई रियली लाइक व्हाट अरुंधति रॉय हैड टू से अबाउट इट। उनकी फिक्शन राइटिंग तो मशहूर है ही, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल कमेंट्री होती है, जो अपनी सूरत हाल पे वो बात करती है, बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि इंडिया में कोरोना वायरस की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कोरोना वायरस है। जिस तरह दिल्ली में इस वक्त आग लगी हुई है, विच इज़ पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट कि हम जहनी तौर पे और अपने इमोशनली हम कितने बीमार हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में ये बात करें, हम भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हमारे सामने जो सूरत हाल है, एक मर्ज का, एक पैनाडेमिक का तो हमें सामना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोहलिक हैं हमारे अपने रवैये। जिस तरह हम दूसरों का ख्याल नहीं करते, हर चीज़ में अपना नफ़ा देखते, दुनियावी नफ़ा देखते हैं। यानी हमें इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जी 2 करोड़ रुपए या करोड़ रुपए के मास्क ले लो और उसके बाद जो प्राइस हाइक है ऑटोमेटिकली आपके पास मुनाफा है। ये जो हमारी ट्रेडर मेंटालिटी है, इसने पाकिस्तान में किसी तरह की सनत को पनपने नहीं दिया, और यही हमारे सबसे बड़ी, जो इस वक्त हमारा जवाल है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही बन रहा है। इसके हवाले से लोगों ने क्या कहा, जब लोगों तक ये बात पहुंची, मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बड़ा चैनल जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, उसमें मैं देख रही थी कि पहले जनाब हेल्थ सेक्रेटरी साहब आते हैं, सबको तनबीह करते हैं कि जी जर्नलिस्टिक एथिक्स ये हैं। मैं मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू तो कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जो मरीज़ की तशख़ीस है, यानी उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, उसका नाम है, उसका वो किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, ये हम शेयर नहीं करते। अगर आपको पता लग भी जाए तो इस पर बात ना कीजिएगा। और अगर आप ये देखें, क्योंकि कोई नई चीज़ तो है नहीं, पूरी दुनिया माशाल्लाह इस बात को, इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है। चाइना की जितनी तस्वीर आप देख लें, उसमें जो मरीज़ होगा उसकी शक्ल को ब्लर किया हुआ होगा कि उसकी तशख़ीस ना हो सके। उसके 2 सेकंड के बाद माशाल्लाह वही चैनल पे उनके रिपोर्टर से बात की जाती है और उनसे पूछते हैं, हाँ जी फलाने अस्पताल में जो क्वारंटीन किया हुआ है मरीज, जो पहला मरीज तशख़ीस की हुई है जिसकी, उसका बताइए। एंड द रिपोर्टर बिगिंस बाय टेकिंग हिज नेम। अब आप मुझे बताइए, ये तो हमारा अपना रवैया है, ये हमारे अपने एटीट्यूड्स हैं, और उसके बाद हम बड़ा क्लेम करते हैं कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं और हम जन्नती कौम हैं। आई थिंक दैट इज़ द एटीट्यूड जिसको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है। जब लोगों से हमने इसी हवाले से बात की तो उनका क्या कहना था, लेट्स टेक अ लुक। ऐसे वक्त जब किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो और हम लोग उल्टा उन चीज़ों की ज़ख़ीर-अंदाज़ी करके और उन चीज़ों को महंगे दामों में बेचते हैं, तो यही सब चीज़ें सर जो हम लोग की नाकामी का बाइस बन रही हैं, और हम लोग को अपने अंदर से ये चीज़ें निकालना पड़ेंगी। कभी भी हम देखते हैं कोई भी मुसीबत का टाइम होता है, कोई भी मुश्किल आती है, जैसे आप ले लें कि कोरोना वायरस अब आया है, मास्क की कीमत 180 रुपीज़ पर बॉक्स था, अब वो 1700 पे शूट करके चला गया। पढ़ी लिखी कौम है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एहसास नहीं है। हमें तो कम अज़ कम बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी कौम ये ज़ख़ीर-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट अगर आपने बढ़ाना थोड़ा बहुत बढ़ा लें, लेकिन अब ये ना करें ना कि मतलब आपने बिल्कुल बंद गायब भी कर दिया मार्केट से। 100 रुपये का एक मास्क था, वो 1000 रुपये पे पहुंच गया। वो बाकी बाहर क्या ममालिक देखें, उनमें मसले आए हैं तो वो बाकायदा घर घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं मास्क। यहाँ पे उल्टा फ़ायदा उठाया जाता है। दुनिया में आप देख लें, बड़े बड़े ओकेजन होते हैं, उस पर सेल लगती है। हमारा वाइड मुस्लिम्स हम लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर खास डबल रेट हो जाते हैं। चाहे कोई भी चीज़ ले लें, कपड़े ले लें, फ्रूट ले लें, सब्जी ले लें, मुर्गी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसमें महंगाई होगी। अभी ये रजब है ना, इसको ख़त्म होने दो, शाबान आएगा, माशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी, बरकत ही बरकत। क्या ठेले वाला और क्या बड़ा, सभी लूट रहे होंगे सबको। अल्लाह इनको हिदायत दे।
जी वाकई इस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला से हिदायत की ही उम्मीद की जा सकती है। हमारा जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया शहबाज, आप साइकोलॉजिस्ट हैं एंड यूर ऑल्सो मॉडरेटर एट एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सना हाशमी, शी इज़ अ वेरी फेमस होस्ट, यू सी हर ऑन टेलीविजन और इस तरह के जो सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं उस पर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करती हैं। थैंक यू सना फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस माशरे की बहुत सारी बुराइयों को पॉइंट आउट करते हैं, बड़े सारे दुश्मन भी बना लिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JDC से ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई आप ही से आगाज़ करते हैं। सूरत हाल आपके सामने है, अभी तो मेरे ख्याल में आप एक चैलेंज पे पूरी तरह निशानदेही नहीं कर पाते होंगे और दूसरा एक क्राइसिस आ जाता है। इस मास्क वाले सिनेरियो पे क्या कहेंगे? यानी 30 रुपए का मास्क तो मैंने खुद खरीदा है जब लाहौर में स्मोक की बात हो रही थी कि वी वर ट्रैवलिंग और प्लेन पे बैठने से पहले अम्मी के बड़ा इसरार था कि बेटा मास्क लेके जाना। 30 रुपए का खरीदा था अभी से 6 महीने पहले और आज उसकी सूरत हाल आप देख लें। वो 30 वाला मास्क थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। नॉर्मल जो मास्क आता है डस्ट मास्क वो 4 रुपए का होता है, 4 रुपए 5 रुपए मुख्तलिफ। और वही अगर बकरा मंडी गाय मंडी जाना 10 रुपए के बच्चे बेच रहे होते हैं, उससे उनको 5-5 रुपए बच रहा होता है जी। तो वो मास्क जो है वो इन लोगों ने जनवरी से प्लानिंग की बेसिकली। जब इन्होंने सुना कि चाइना में इस किस्म की कोई चीज़ आ रही है तो ये जो इन्वेस्टर्स थे मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ों पर जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उन्होंने जनवरी से पैसा रोकना शुरू किया और ये मास्क मार्केट से उठाना शुरू किया। और इस मास्क के बाद अब इस वक्त जब ये खबर फैलती है तो ये इनके लिए एक नेमत बन गई कि जिस वक्त मीडिया पे खबर चलती है कि जी कोरोना का पेशेंट आ गया, और लाजिम बात है आप जो चैनल लगाएं हर चैनल ब्रेकिंग दे रहा था कि जी अब तो बस लाइन लगने वाली है, तो लाजिम बात है लोगों पर प्रेशर हुआ। सबसे पहले वालिदैन भागे, उन्होंने कहा हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, तो हर माँ बाप जाके बोल रहे हैं जी 5 मास्क दे दो, 10 मास्क दे दो। 180 रुपये का डब्बा है, उन्होंने कहा पूरा डब्बा ही दे दो। तो मालूम है जी वो तो एक मास्क 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का मिल रहा है और डब्बा तो आप बात ही नहीं कर सकते। डब्बा दे ही नहीं रहे वो, बिल्कुल ऐसे ही बेचना है, उन्होंने कहा डब्बा नहीं दे रहे आपको। जब यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ आटा गायब करते हैं या चीनी गायब करते हैं रेट बढ़ाने के लिए, जब आप फैक्ट्री जाते हैं लेने के लिए लाइन में लगते हैं आटा, तो फैक्ट्री मालिक 10 किलो का आटे का बोरा इस तरह देता है जैसे वो किसी फ़कीर को खैरात दे रहा है। भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप कैसे कह सकते हो कि एक से ज़्यादा बुरा नहीं मिलेगा? क्योंकि ये खुद जानबूझ के फैक्ट्री मालिक जो है वो खुद प्रेशर बिल्ड कर रहा है। वो ज़हनी तौर पे लोगों को, वो लाइन जितनी लंबी होगी उतना मार्केट में खबर फैलेगी आटा गायब हो चुका है या गायब होने वाला है, दुकानों पे नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री से मिल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है। अच्छा आप जिधर भी जाएंगे, चाहे वो आप अगर मेडिसिन की लाइन में चले जाएं, ये तो पूरा सिस्टम ही बिल्कुल एकदम अजीब तरीके से जकड़ा हुआ है। उसके अंदर डॉक्टर्स ये सारा किरदार अदा कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज़ को क्या करना है, कौन सी चीज़ जिस तरह से पेमेंट पीछे से आएगी वो प्रोडक्ट बिकेगी। इसी तरीके से पूरी मार्केट जनरल, अभी जैसे आपने लोगों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि अभी रमज़ान आने वाला है, आप यकीन कीजिए अभी से मार्केट में चना, जितना अच्छी क्वालिटी का चना है वो सब गायब होना शुरू हो चुका है जिसको। तो इसी तरह से चना, फिर अभी फलों की बात शुरू हो जाएगी 15 शाबान के बाद, उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैंने तो सोशल मीडिया पे अपील की है लोगों से, इस रमज़ान में हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम एक चीज़ का ऐलान करते हैं कि हम इसका बाइकआउट करते हैं 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। जब वो चीज़ इनके गोदामों में और ठेलों में और पीछे सड़ेगी तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली सब इंसान बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादती है। लेकिन देखें सना, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि सिर्फ ये अशया खुर्दनोश की बात नहीं हो रही। एकदम स्केयर आता है कि कल जी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी या पेट्रोल कम पड़ जाएगा और कतारों की कतारें लग जाती हैं। लोग अपने जनरेटर से लेके अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियों तक के लिए लाइन में खड़े हुए होते हैं। हमें एक हिर्स भी बहुत है, यानी एक तो बात की जा रही है कि फ़लानी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन हम भी उसको ज़िंदगी मौत का मामला बना लेते हैं कि हम फ़लानी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते। दुनिया भर में अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो दुनिया एहतजाज करती है, उसको लेना बंद कर देती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसा हम कुछ नहीं देखते। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। सबसे पहले जैसे सफ़र ने बात की, मैं हमेशा आपने जैसे कहा कि जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ या दीगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा कटहरे में खड़ा करें, और शायद ये हमारी जिम्मेदारी भी है, वो फिर चाहे अपोजिशन में हो या फिर वो गवर्नमेंट रन कर रहे हों। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किस हुकूमत ने, यानी इमरान खान साहब ने या चीफ मिनिस्टर्स ने बैठकर कहा था कि जाएं ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दें, या उनकी तरफ से ऑर्डर्स थे। हर दफ़ा वज़ीर आज़म को ब्लेम, मैं किसी पार्टी को यहाँ पर सेव करने के लिए नहीं बैठी, लेकिन आपने जिस एटीट्यूड की बात की है वो एटीट्यूड मेरा है। अगर मैं गलती कर रही हूं तो उसका ब्लेम मैं किसी और पर नहीं डाल सकती। देखिए मुआशरे का ये बहुत ही घिनौना चेहरा है, ये हम सबके चेहरे पर तमाचा है। मैं खुद सदर की मार्केट्स के अंदर, मैंने मेडिसिन मार्केट के अंदर पिछले दिनों प्रोग्राम किया कोरोना वायरस के हवाले से। वहां जाकर मैंने अपनी शनाख्त को छुपाते हुए कि मैं एंकर पर्सन हूं और मैं प्रोग्राम करने आई हूं, मैंने अपनी शनाख्त को छुपाकर वहां 500 रुपए तक में
मास्क मांगने की कोशिश की है, वहां मौजूद मास्क थे लेकिन मुझे नहीं दिए गए। इसका मकसद ये है कि ये वो एटीट्यूड है इस माशरे का जिसमें हमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने पेट्रोलियम की बात की, अभी पिछले दिनों की बात है, रात को पता चल 10 दिन पहले की बात, 10 दिन पहले वो जो लियारी का एक केस हुआ कि वहां पर आपको मालूम है गैस का इखराज हुआ, फिर वहां पे लोगों के साथ एक और डिलेमा हुआ। बहरहाल वो भी एक अलार्मिंग बात है और अभी तक उसकी तफ्तीश नहीं हुई है, उसके हकाइक भी सामने आने चाहिए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी स्ट्रेंज, अगले दिन हमने देखा कि वो सोयाबीन का जो मवाद था उसको जो झाड़ू से बेचारे हटा रहे थे उन तक के पास मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, देखें आपके यहाँ हर रियलिटी को छुपाने की कोशिश की जाती है। अली जैदी साहब एक नैरेटिव दे रहे हैं, वहां डॉक्टर्स, अगर आप कोरोना के मामले पर बात करें, डॉक्टर जफर मिर्जा अलग नैरेटिव दे रहे हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहबा फिरदौस साहब अलग बातें बता रहे हैं, वहां आपकी फिरदौस आशिक रहमान साहबा अलग स्टेटमेंट दे रही हैं, यास्मीन राशिद अलग कह रही हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट हैव द पॉलिसी प्लीज डोंट कम ऑन द मतलब टेलीविजन। अगेन वही वाली बात हो गई कि हम दोबारा हम ओहदेदारान की बात करें, हम उनकी बात करें जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास टाइटल्स मौजूद हैं। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक है, प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं, शुक्रिया। मैं ये कह रही हूँ कि ज़खीरा अंदोज़ी और ये बातें, जैसे ये मर्द मुजाहिद, इनको मैंने नाम दिया है जफर अब्बास भाई को जी, मैंने इनका नाम रखा है मर्द मुजाहिद जी। जहाँ भी मैं अपने बैठती हूँ इनको मर्द मुजाहिद कहते हैं और लोगों ने इनका नाम रख लिया, सुन लिया मुझसे। इतना माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और मैं ये कह रही हूँ कि ये इतना पैनिक क्यों फैला रहे हैं? भाई ये मुसलमान लोग हैं, बावजूद होके रहे हैं, घर से निकले, इतनी मुसीबत है, औरतें अपने दुपट्टे से, चादर से नाक को कवर कर लें, जो मास्क के लिए फिर रही है। जब मुझे पता चला तो मैं अपनी सर्च कर रही थी, 2012 में मैंने हज किया था जी। तो मेरे पास गवर्नमेंट के वहाँ जो हाजियों को देते हैं ना जी, काफी सारे मास्क निकल आए, तकरीबन होंगे 100 के 30, 40, 50। तो मैंने पहला काम जफर अब्बास का सोच के मैंने अपने पड़ोस में 1-2 कचरे वाले को, माफियों को, सबको मैंने डोनेट कर दिए और उनको बता दिया कि 3 दिन तक चलेगा और घबराओ नहीं, माफियों एजुकेट कर रही हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इट। बल्कि इसमें भी मजीद अब तोसी आ गई है, हम जिस तरह बात करते तस्हीह आ गई है कि हम बात कर रहे थे अपने डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो आम सर्जिकल मास्क हैं ये बिल्कुल भी मौसर नहीं है कोरोना वायरस को करने के लिए। तो सबसे पहले तो जितने लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो 100 रुपए का हो, 80 रुपए का हो, प्लीज ना खरीदें, इनका भी थोड़ा सा नुकसान होने दें। बल्कि नुकसान तो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल अमाउंट तो ये अभी तक रिकवर कर चुके हैं, मजीद मुनाफा ना होने दें इनका। नाज़िश, आप क्या कहेंगे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे माशरे आज भी ऐसे हैं जहाँ पे एक रद्द अमल आता है, अगर आप किसी चीज़ की कीमत बढ़ाएंगे तो सिर्फ वही शख्स नहीं जिसकी पहुँच में नहीं है, लोग रद्द करते हैं कि भाई इसकी ऐसी हमें ज़रूरत नहीं है, चीनी की इतनी प्राइस बढ़ाई, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में ये रद्द अमल क्यों नहीं आता? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकेंडली बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करती हूँ इससे। और इसकी वजह मुझे एक तो ये लगती है कि तालीम की कमी है, अवेयरनेस नहीं है हमें, और दूसरा शायद कुछ मुझे लगता है कि अम्यून भी हो गए, तो यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों के लिए कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर वो कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं तो शायद कुछ चेंज आए। मुझे लगता है कि किसी हद तक मायूस भी हो चुके हैं। इन जो गैर ज़रूरी आपकी चीज़ें, यहाँ पे हम जान बचाने वाली अद्वियात की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बच्चे के खाने पीने की चीज़ या उसके पीने के दूध की बात नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ जो आपकी लग्जरीज हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो आप उसके इस्तेमाल में कमी क्यों नहीं लाते उसको आप। बल्कि हमारा तो एटीट्यूड अलग है, अगर हमारी कोई पसंद का ब्रांड का कोई जैम है या मक्खन है और आपको लग रहा है कि वो मार्केट में नहीं मिलेगा, जिस दुकान पे वो मिल जाता है आप वहां से 5-6 बोतलें उठाने की करते हैं ताकि वो पड़ा रहे, आपके घर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाए। तो सिर्फ यही बात नहीं है कि सनतकार या मार्केट ओनर्स या शॉप ओनर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम अपने घरों में जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकारी लोगो भी लगा होता है, कमिश्नर का नंबर भी लिखा होता है, कंप्लेंट सेंटर, उसी के नीचे वही चीज डबल रेट पे बिक्री होती है। और तो हमें लगता है ये जो लिस्ट है ना, वो मशवरा दिया गया आपको, ये लिस्ट फॉलो नहीं करनी है, बताया गया अंदाजन इतनी कीमत हो सकती है। ऐसे ही मैं जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे उस वक्त से एक मसला देख रहा हूँ कि गोश्त माफिया और दूध माफिया पूरी सिंध हुकूमत मिल के इनको कंट्रोल नहीं कर सकी, और आज दिन आ गया अपनी मर्जी से रेट खोलते हैं,
अपनी मर्जी से रेट बंद करते हैं, इनको किसी से कोई खौफ नहीं है। जरा सा हुकूमत इनके सामने कोई बात करती है, बोलते हैं सही हड़ताल पे जा रहे हैं। आपके सामने ट्रांसपोर्ट माफिया है, भले पेट्रोल के रेट जितने कम हो जाए बढ़ के, इनका जो बढ़ गया उसको कोई रिवर्स नहीं करा सकता। तो फिर ये किस बात के लोग हैं सरकारी ओहदेदारान, इनके हाथ में जब कोई इख्तियार ही नहीं है। कौन सी ऐसी माफिया है जिनके कंट्रोल में? प्राइवेट स्कूल माफिया, वो तो इनको अपने मुंह नहीं लगाते। इन्होंने बोला स्कूल बंद कर दो, आधे से ज्यादा स्कूल आज खुले हुए। और फिर उसके ऊपर आप ये देखें कि प्यूनिटिव मेजर्स की दोबारा बात की जाती है, धोन जमाई जाती है कि अगर स्कूल खोला तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। चले मैं एक बात कर रहा हूँ, ये धोन से उन्होंने लगा ली तो स्कूल खुले हुए। उन्होंने कहा जून, अदालत ने ऑर्डर दिया जून जुलाई की फीस कोई लेकर दिखाए, तमाम स्कूलों ने ली। बात यह कि इनके ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आवाम को आपने दिया हुआ है प्राइवेट इदारे के हाथ में के इलेक्ट्रिक के, सुई गैस ने बोला अच्छा हम भी हाथ साफ करते हैं। 300 वाला बिल पिछले 4 महीने से हर गरीब के घर पे 10,000 का आ रहा है। हालांकि पूछे कोई, हमारे यहाँ तो वही गीजर चल रहा है, वही चूल्हा जल रहा है। हमारे यहाँ कौन सी इतनी सर्दी पड़ी है कि कराची वालों ने अभी आप देखिएगा लाइट आएगी आपके यहाँ, लेकिन बिल देखें कितना आएगा। चूंकि सबको पता है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक सिपाही भी रोड पे खड़ा होता है ना, उसको पता है कि इस वक्त मैं कौन हूं, मेरी पावर आईजी जितनी है, मैं जो चाहूं कर दूं, पीछे कोई नहीं आने वाला। एक आम आदमी परेशान है, उसको पता है कि माशी तौर पे मैं तंगदस्त हूं, रोजगार है नहीं, परेशानी है। कभी दहशतगर्दी शुरू होती है तो ना रुकने वाला सिलसिला है, कभी गैस के नाम पे 15 आदमी मर गए किमाड़ी पे, फैमिली दफना के आ गए। अब किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? पहले तो आप ये बात करते थे कि भाई कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कुछ पोशीदा हाथ हैं जो आपके मुल्क में धमाके करा रहे हैं, ये हम नहीं है। लेकिन ये सब चीजें, ये जिन मसाइल की हम अभी निशानदेही कर रहे हैं, ये तो हमारे अपने अमाल है, ये हमारा अपना किया धरा है। सना, पहले तो हम कहते थे कि चलो जी हुकूमत से हमारी कुछ सुनवाई हो सकेगी। इस वक्त जब ये नजर आ रहा है कि लाज़े फेयर है, किसी के कंट्रोल में कोई चीज है ही नहीं, तो फिर चीजें सुधार की तरफ कैसे जाएंगी? मैं जफर की इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि आपके पास सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा, और ये सेंस ऑफ द एजेस वाला मामला रहा है। बिगाड़ने में हमने बरसों लगाए, तो बरसों लगा दिए। देखिए सिस्टम नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन एक सिस्टम आपकी अपनी जिम्मेदारी भी होता है ना, कहीं तो किसी जमीन हो रही है। मैं सबको नहीं कहती कि 99.9% लोग बहुत तहजीब याफ्ता, तमीज और अखलाकियात के पाबंद होंगे, हरगिज नहीं हो सकते। लेकिन अगर 50% या चले इससे भी कम 10% लोग भी अगर उस रवैये को इख्तियार कर जाएं, तो मुझे बताएं जिन चीजों के ऊपर जफर रोज खड़े होकर बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, जखीरा अंदोजी ना करो भाई, लोगों को मास्क, मतलब मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही थी। आई एम सॉरी, मैं जफर को नहीं कह रही इस मामले पर, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने जा के 1-1 लाख रुपए के मास्क मार्केट से उठाकर तंजीमों को बांट दिए? क्यों बांटे? मेरा सवाल है इस बात पर। आपके पास पैसा है, आप अभी कह रहे थे ना, अभी वही बात जो काम की जा रही थी ना, कि जब आपकी मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, जब आपकी पूरी इंडस्ट्री की एकदम जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो इंसान के पास जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी है, मुझे बताएं और कहां वो लगाएगा? मैं आप लोगों की बात से एग्री करती हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर आपके पास यहाँ बैठे हो, मैं और आप बैठकर उनके अच्छे खासे कपड़े धो सकते हैं, ये हमें अंदाजा है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा ऐसे जैसे कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट्स हैं जिस पर हम उनसे सवाल करने के हक जानिब हैं। लेकिन अगर वो मुझसे खड़े होकर ये सवाल कर लें कि बीबी आपने बैसियत शहरी कौन सी बेहतर काम किया है जो आप मुझसे यहाँ पर सवाल करने बैठी हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं आपको कल की बात बता दूं, पिछले 3-4 रोज से मुस्तकिल बाहर शोज कर रही हूँ, जुमे से लेकर कल रात तक भी मैंने आउटडोर शो किया है। बल्दिया और अंगी के अंदर ना कोई तंजीमें जा रही हैं, ना कोई हुकूमतें जा रही हैं। फैसल वाडा के हलके से कल मैं खुद प्रोग्राम कर आई हूँ, लोग उनको पुकार रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मैं उनको टारगेट करूं, लेकिन खुदा का वास्ता आपने लोगों के अजहान को तब्दील कर दिया है। अब हर आदमी छीनने और झपटने पे लगा हुआ है। उसको पता है कि अगर इसने 1 गिलास पानी पी लिया तो मुझे नहीं मिलेगा, वो नहीं पीने देगा जफर को, अनसर्टेनिटी की यही बात की जा रही है। एक कॉलर भी हमारे साथ है, वापस आएंगे इसी इशू के ऊपर। बात सिर्फ ये है कि जब आपकी मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, जब आपके घर में 4 खाने वाले हैं और कमाने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तो जो भी जमा पूंजी होगी आप उसमें क्विक सिल्वर स्कीम्स तो ढूंढेंगे। अब हर एक की लॉटरी तो लग नहीं सकती। किसी ने अगर आपको यही मशवरा दे दिया कि भाई थोड़े से मास्क खरीद लो, मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है कि आप बड़े लोगों की बात ना करें। कल जिस मेडिकल स्टोर से हम रेगुलरली सामान लेते हैं, उन्होंने कहा जी हमसे एक बॉक्स लेके बाहर इंसान बाहर ही खड़ा होकर डबल कीमत पे बेच रहा था, क्योंकि लोगों को पैसे की भी जरूरत है। इस पर भी बात करेंगे। एक कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आसिफ गुरीजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क में अभी तक सिर्फ 4 मरीज हैं कोरोना वायरस के, और ये सारी कौम जो है वो रोडों पे निकल गई है मास्क लेने के लिए। जी, हमारी समझ से बाहर ये बात है कि इतनी क्या मुसीबत बन गई। यही कौम रोज मोटरसाइकिलों पे और साइकिलों पे फिरती है और उस पे इनके चेहरे पे कोई नहीं होते। सही, वो सारा गंद बला इनके अंदर जाता है, इनको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
और ऊपर से मीडिया जो है, मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ कि इन्होंने एक पैनिक क्रिएट कर दिया, पकड़ के पता नहीं दुनिया में क्या मुसीबत बन गई है। अगर ये कोरोना आ गया, कोरोना का मुल्क में हार्ट के पेशेंट कितने हैं, मुल्क में डायबिटिक जो पेशेंट है वो कितने हैं, कोई किसी मामले पे बात नहीं करता। और अभी मैं सुन रहा था वो हम चैनल पे भी वो खबर चल रही थी कि उन्होंने 4 आदमी पकड़े हैं, उनसे 20,000 मास्क उन्होंने पकड़े हैं। सही, हर चीज को हमने सर कमाने का जरिया बना लिया। आप यहाँ पे रवैयों की बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आम हमारी जिंदगी में देखें, साथ में गटर बह रहा होता है, उसी के सामने ठेला होता है और ठेले पे लोग रज के खाना खा रहे होते हैं, पूरा दिन बैठे होते हैं वहां पे। तो हमारे लिए ये चीजें प्रॉब्लम्स नहीं है, हम तो एक राइट क्राइसिस पे हैं, टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए, कभी भी फट सकती हैं चीजें। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कौम को जो इतनी, और ये जो मेहरबानी सोशल मीडिया की जो बेशुक्र महार है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर देना, इसका उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। पर ये सारी कौम सोशल मीडिया पे बैठता है, जिसका जो चीज रहता है, वहाँ पे स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, आजकल वहाँ पे आइंस्टाइन भी बैठे हुए हैं, आप आजकल वहाँ पर जो है वो और लोग बहुत बैठे हुए हैं और अपना अपना भाषण दे रहे हैं बैठ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसको हमने अपना कौमी फरीजा समझ लिया है कि मेरे पास अगर व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया है, जब तक मैंने उसको 2 दर्जन लोगों तक नहीं पहुंचाया तो मैं जी किसी सवाब से महरूम रह जाऊंगी। नाज़िर, इस पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस पे मीम्स बनी थी, लोगों ने स्टेटस पे आके अपने कहा कि भाई खुदा ना खासा इस वायरस का कितना मोहल्ले के ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो एहतियाती तदाबीर के फॉरवर्ड्स मुझे आ रहे हैं, ये मैं सुन सुन के जरूर मर जाऊंगी या बीमार पड़ जाऊंगी। क्या कहेंगी आप, इतनी पैनिक क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल, और इसके बारे में किसी हद तक सुनने में ये भी आया है कि जानबूझ के भी क्रिएट किए हैं कुछ लोगों ने। वही बात है कि कुछ ने अपने मास्क सेल करने के लिए और कुछ और पर्पस की वजह से, और किसी हद तक मुझे लगता है गैर जिम्मेदारी भी है हमारी भी, इररिस्पांसिबिलिटी भी है। अब्बास क्या कहेंगे कि क्राइसिस इज प्रॉफिटेबल? पूरी दुनिया में देखें, चाहे जंग की अगर एक इनसिक्योरिटी या खदशा सर पे मंडला रहा होता है तो उस पर लोग प्रॉफिटियरिंग करते हैं, ये एटीट्यूड कैसे बदलें हम? देखें, ये बहुत ख़तरनाक एटीट्यूड है। हमने इसी शहर के अंदर हीट स्ट्रोक के अंदर देखा कि लोगों के पास एम्बुलेंसेज नहीं थी, अगर किसी के हाथ एम्बुलेंस लग गई तो वो छोड़ ही नहीं रहा था। भाई आपका मरीज उतर गया, अस्पताल चला गया, छोड़ दो, क्योंकि एक आफत आई थी। जो आदमी घर से बाहर निकल रहा है, गिर रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर पानी डालना है। एक दिन में 4,500 लोग मर गए। अच्छा, जो भी मर रहे ना मुर्दा खानों में जगह है, वहां पर भी जिसके पास बेड है वो खाली करने को तैयार नहीं है। भाई एक बेड पे 2 मैयत रख लो, इस वक्त आफत आई हुई है। तो इन तमाम चीजों में हमने ये चीज देखी है और बहुत करीब से देखी है कि जिसके हाथ जो चीज लग रही होती है, फिर उसको पता है कि पीछे कुछ और नहीं है, मैं इस चांस को जाया कर दूंगा, मैं फंस जाऊंगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है इस वक्त। अगर मैं बात करूँ इस कोरोना से 4 दिन पहले के वाकयात, कि किमाड़ी के अंदर जो गैस का वाकया हुआ, ये कोई छोटा वाकया तो नहीं था। सही, कोई एक आदमी आज की डेट में उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि 15 जिंदा इंसान मर गए। मैं वहां पर गया हूं, आप यकीन नहीं करेंगी, एक लड़का वहां पर गाड़ी का टेप रिकॉर्ड सही करने पंजाब से आया हुआ था, उसकी 6 बहनें थी, मर गया। पूरे तमाम दुकानदारों ने चंदा जमा किया और उसकी मैयत भेजी। रियासत का कोई इदारा पूछेगा कि हमारा बेटा मर गया, यहाँ पर रियासत का कौन इसका जिम्मेदार था? कोई कह रहा है जी वहां शराब की फैक्ट्री थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी कि लोगों को यकीन होगा कि 4-4 हज़ार लोग मर जाएं, किसी से नहीं पूछा जाएगा किसने। इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है ना। आप अभी देखें, आज हम वर्ल्ड राउंड अप में यही बता रहे थे कि एक दुम्बे को किसी शख्स ने मुक्का मार दिया तो वहाँ की जो पूरी मशीनरी है वो हरकत में आ गई और उस पर जुर्माना भी लगा और उसको सजा भी हुई। यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, जीते जागते इंसान मर जाते, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, खवातीन हों, मर्द हों, को पूछने वाला ही नहीं, वाली वायरस ही नहीं है। कल मेरे पास एक अंदरूनी सिंध से कुछ लोगों ने रब्ता किया कि वहां पर उनके किसी बंदे को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा वो उसकी मैयत के ऊपर खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कच्चे का इलाका है और बड़े खुश हैं, तो कह रहे हैं कि कोई है जो इनसे हमें इंसाफ दिलाएगा। तो बात है, उनको पता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में जब हम कहते हैं ना हजरत हुसैन का कॉल है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। तो इस वक्त हम उस टर्निंग पॉइंट पे मुझे लगता है कि कई दफा हमने बड़े सवाल देखे हैं, बड़े नाजुक मोड़ देखे हैं, बट इट इज रियली द टाइम दैट वी शुड वेक अप। अगर आज भी नहीं जागेंगे ना तो ये मामला इस बुरी तरीके से खराब होगा कि आपके संभालने से नहीं संभलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हम तारीख की किताबों में पढ़ते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जहाँ पे आपको भी बड़ा मशहूर किस्सा मैरी एंटोनेट का पता होगा कि जब लोग एहतजाज कर रहे थे, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, ब्रेड नहीं थी, तो उसने कहा ये लोग क्यों रो रहे हैं? तो उसको बताया गया कि इनके पास ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है खाने को। तो मसला ही कोई नहीं, केक दे दो इनको। तो हमारे यहाँ भी एक तबका ऐसा मौजूद है, चाहे आप उसको 10% कहें, 2% कहें, 5% कहें, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आम आवाम जो इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं। आपके सामने ही हमने कल शेयर किया था, बड़े ही अफसोस के साथ शर्मनाक तरीन वो वायरल वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा है कि खातून का 100 फीट लंबा यानी ब्राइडल ड्रेस था, बहुत ही महंगा ड्रेस, और वो वायरल हुआ था। और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं लोगों की जिनके पास खाने को नहीं है। तो जब लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं, ये शो ऑफ किसको कर रहे हैं? क्या वो दिखा रहे हैं कि वो इस माशरे से अलग हैं, उनको अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है? आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? सना, जब आप मिलती हैं एंड यू वुड सी कि हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो शादी की तकरीबात ख़त्म नहीं होती, माशाल्लाह 5, 6, 8 फंक्शंस चल रहे हैं। महंगा तरीन परफॉर्मर जो 1 लाख एक रात के लाखों रुपए के अपनी परफॉर्मेंस के लेता है, इनकी मेहंदियों में परफॉर्म कर रहा है और इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी हैं ये तस्वीरें। What does it show to us as a society? Sidra, as we said कि हमें बहुत सारे सोसाइटी के डिलेमास का सामना है। हम उस पॉवर्टी लेवल को भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मैं और आप शायद डे टू डे अफेयर्स में देख रहे होते हैं। वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, लेकिन जिस सोसाइटी या जिस क्लास की आप बात कर रही हैं ना, मैं बड़ी माजरत के साथ, ये मुझे बहुत अच्छी बात है, PSL करवाएं, रोज करवाएं, पूरे शहर में रोशनियां, मीनारे, कुमकुमे सब लगा दें। आई डोंट मतलब हर्ट फॉर दिस, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे मसला है इस बात से कि उसी चकोचांद के अंदर एक मासूम बच्चा, एक औरत पानी के लिए तरस रही है, रोटी के लिए तरस रही है। तो फिर मैं कहती हूँ कि मत करवाएंगे, पहले आप कम से कम वो काम करें जो आपके लिए बेसिक्स हैं। देखो, आप कह रहे हो ना कि मेहंदी माइयों में लोग शायद ये समझेंगे ये सिर्फ शायद सेलिब्रिटीज लेवल के लोग करते होंगे। आई एम रियली सॉरी, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे, वो जिसके पास अगर जरा से मुराद उसकी कुव्वत ज्यादा है खरीद की, तो वो परफॉर्मर क्या, वो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे होते। अभी मुझे ये समझाए ना जरा कि अवामी नुमाइंदेगान जिनका काम है अवाम के मसाइल हल करना, उनको बुलाकर उन्हीं दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर खिंचाकर हम समझते हैं कि बड़ी जबरदस्त बात है। सिर्फ सोशली अपने आप को दिखाना कि मेरा असर रसूख जफर के साथ है, जफर मेरे घर में आ सकते हैं। मुझे ये बताए जफर के जो आप बात कर रहे हैं लोगों की, जब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको एहसास नहीं हो रहा कि इतना शानदार ये एक इवेंट है जिसमें 30 तो मुख्तलिफ खानों की वैरायटी यहाँ पे आपने रखी हुई है। हालांकि हुकूमत कह के रगे के सादगी से करो, एक वक्त का करो खाना, 10 बजे तक आपके ये तमाम हॉल्स बंद हो जाने। पीपल आर जस्ट नॉट। माशरती प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं बोलूँ कि एक औरत है, वो गरीब है, वो अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को अच्छी शेरवानी नहीं दे सकती, तो सादा कुर्ता देगी तो दामाद उसकी बेटी को लेकर जाएगा? नहीं लेके जाएगा। उसकी जो लड़की की सास है होने वाली, अगर उसने 14-15 जोड़े नहीं दिए अपनी बेटी को, वो जीना हराम कर देगी उसका, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। किसी औरत का शौहर मर जाए, गरीब है, वो लोगों से पुरसा और ताजियत नहीं लेगी। माशरा इतना बीमार है, उसने अपने बच्चों से बोलना है बेटा तुम्हारे अब्बा मर गए, रिश्तेदार आने दफनाने, जाओ बकरा खरीदो, आज रश कम होगा, उनके लिए देग बनवाओ, आके खाना खाएंगे। सोया में अब वो बेवा इंतजार नहीं कर रही लोग मुझे पुरसा देंगे, वो कह रही है आज मेहमान ज्यादा होंगे, जाओ मार्केट से गोश्त खरीदो, गाय कटवाओ, 20 देगे बनवाओ, और जब मेहमान चले जाएं तो उसके बाद ये हड्डियां वड्डियां समेटो, दस्तरखान समेटो, गली वालों को गाड़ियां पार्क करनी है गली में वापस। तो जिसका बाप मर जाए उसकी औलाद ये कर रही है। लोग आके बोल रहे हैं तुम्हारी बिरयानी में गोश्त सही नहीं है। लोग जाते हुए बच्चे को ये नहीं बोल रहे तुम्हारे अब्बा बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बड़े मुत्तकी, बेटा बिरयानी बनवाई कहाँ से? वो समझ रहे इससे बेटे का मोरल हाई होगा। उसका बाप मर गया, तुम बैठ के खाने खा रहे हो, बोल रहे मीठा क्यों नहीं रखा? तो बात ये कि हम जिस माशरे में बहुत बीमार माशरा है, मैं अक्सर जहेज की जब अपने हम दिखा रहे होते हैं तो इसका मकसद है कि फिर हम ब्लेम ना करें, सामने वालों को उंगली मत उठाएं उनके ऊपर। देखिए मैं अपने ऊपर तो कह सकती हूँ कम से कम कि शोज में बैठकर सारे लोगों को बुरा भला कहने से बेहतर है कि पहले मैं अपनी तस्वीर कर लूं। माशरा पूरी तरह से बीमार है, आप कितना चीख लो, मैं कितना बोल लूं, या सिद्रा और हम जैसे लोग जितने भी जखीरा अंदोजी पे शो कर ले, अगर बैठा हुआ घर में बैठा हुआ दुकानदार ताजिर यानी मैं ठीक नहीं हूं तो माशरा ठीक नहीं होगा। एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं ना। आज अगर आप अपना, क्योंकि पहला दूसरा दिन है महीने का, आज जरा मार्केट में जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि किसी चीज को इस नजर से ना देखें कि भाई ये आज मिल रही है, हो सकता है शाम तक ना मिले, 15 दिन बाद ना मिले, जरूरत मेरी 1 डब्बे की, चलो मैं 4 डब्बे ले लेती हूँ। शुरुआत तो वहीं से होती है। या अगर आपको भी मास्क मिल जाए तो उतने ही मास्क लें जितनी आपकी जरूरत है। ये लेने की कोशिश ना करें कि कल नहीं मिलेंगे, बट
रियली कैन वी चेंज पीपल इन दैट वे? आपको क्या लगता है जब आप यंगस्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं जिनमें गुस्सा है, जिन्होंने इससे पहले के हालात नहीं देखे, जिनकी हकीकत यही है कि आज वो ग्रेजुएट कर रहे हैं कि उनको पहली नौकरी मिलना मुश्किल है क्योंकि उनसे पहले बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं, तो उनका क्या मोरल है, वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? देखिए, वो उनके ऊपर सबसे पहले फैमिली का प्रेशर है। मैं अभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, सोशल इश्यूज़ पे बात हो रही थी। मैंने वहाँ उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप बच्चों में कितने लोग जानते हैं कि आपके लेफ्ट राइट बैठे हुए बच्चे जो हैं उनमें से किस किस की वालिदा ने अपना जेवर बेच के उनकी सेमेस्टर की फीसें दी हैं, उन्हीं बच्चियों का रखा हुआ जहेज या जेवर बेच के उनके मसाइल हल किए हैं, बाप मखरूज है, आपको नज़र आ रहा है, मालूम है? बोला नहीं। फिर मैंने लेक्चर जब मेरा ख़त्म हुआ, मैंने उसके बाद बोला ज़रा मुड़ के देखो पीछे और बताओ नज़र आए? जब उन्होंने मुँह आगे किया, बोला हाँ नज़र आए। तो बात यह है कि पहले ही बहुत परेशान है, फिर देखना कोई नहीं चाह रहा, इतने ड्रॉनी सूरत हाल है, कोई देखना नहीं चाह रहा। जब फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं और अपने सीनियर्स को देख रहे हैं, यार 1 साल हो गया इनको निकले हुए, इनके पास कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, फिर वो जो उसका प्राउड है कि मैं एनईटी से पढ़ के निकल रहा हूँ, मैं आईबीए से पढ़ के निकल रहा हूँ। देखें ज़फर, इस वक्त जो बात की जाती है, टीचर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को ये सलाह दे रहा है कि बेटा पढ़ाई कर ली, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स शायद इसी इंस्टीट्यूशन में छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जब बाहर निकलोगे जो जॉब मिले, जैसी जॉब मिले, जिस रुतबे की जॉब मिले, आप बस ले लें। जब आप ये बताएंगे अपनी नौजवान नस्ल को, तो आप उनके हौसले वैसे मैंने बड़ी वीडियोस डाली कि कराची में रहने वाले लड़के के लिए सरकारी नौकरी क्यों नहीं है जी। तो उसके बाद अभी स्टेटमेंट आया वज़ीर आज़म साहब का कि भाई सरकारी नौकरी अच्छे बच्चे नहीं करते। वक्त हमारे पास हमेशा कम होता है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बाज आइए। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि MCB हज आज़मीन की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है 6 मार्च तक। अगर आप इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। आपके लिए लास्ट डेट होगी 6 मार्च, जब आप MCB की किसी भी ब्रांच में अपनी हुकूमत पाकिस्तान की ये जो स्कीम है, इसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर, सना और ज़फ़र फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।